नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल खोल कर बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 विषय ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप या रूप है जो कि चित्र 2.1 में दिख रहा है। ये है ग्लोब। आगे देखते हैं आगे क्या है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब यानी छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं वह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। यह पॉइंट नोट करने योग्य है। और यहाँ पर अक्ष की परिभाषा भी दिया हुआ है। क्या है अक्ष की परिभाषा? एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। उनको देखते हैं। इस हाईलाइटेड पॉइंट को अब थोड़ा अपने गंभीर नज़रों से देखने का प्रयास करें। क्या है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को आधे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं एवं यह पृथ्वी का विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? तो अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती हैं। चूँकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जो ये है, ये हो गया विषुववृत्त। उसके बाद इधर है 90 अक्षांश उत्तर, 90 अक्षांश नीचे दक्षिण। ऐसे वाले लाइन को अक्षांश कहते हैं, ऐसे वाले लाइन को देशांतर कहते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश का परिभाषा यहाँ से निकल कर आ रहा है। तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश का यहाँ से परिभाषा निकल रहा है। इसलिए
प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंट दोनों एक ही अक्षांश अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंट विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उ अक्षांश मतलब यानी उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंट 20 डिग्री द मतलब दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं, जो कि चित्र 2.2 से स्पष्ट हैं कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो चित्र नंबर 2.2 में देखते हैं। ये हुआ विषुववृत्त, ये हुआ कर्क रेखा जो कि एक अक्षांश ही है, ये हुआ उत्तर ध्रुव वृत्त। तो ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई घटती जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं को देखते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, विषुववृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उ यानी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री द यानी दक्षिण में के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पे है। नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री द यानी दक्षिण में है। नंबर 3 विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त हैं। और नंबर 4 विषुववृत्त के दक्षिण यानी 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। पृथ्वी के ताप कटिबंध को देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय की परिभाषा यहाँ से निकलते हैं, जो आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो आप नोट कर सकते हैं इस परिभाषा को। नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो आप शीतोष्णकटिबंधीय के परिभाषा यहाँ से नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो शीत कटिबंध का परिभाषा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देशांतर क्या है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देशांतर जो कि ग्लोब पर वर्टिकल में है, ये सभी देशांतर ही हैं। चलिए देखते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ को देशांतरीय यामियोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये रेड कलर वाले हाइलाइटेड पॉइंट को देखते हैं। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामियोत्तर आपस में मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामियोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब ग्रीन हाइलाइटेड पॉइंट को देखते हैं। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच
जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों यानी पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। येलो वाले हाइलाइटेड पॉइंट को देखते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी यानी 26 डिग्री उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व यानी पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को दर्शाता होगा। नीचे देखते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, जो जैसे कि 2.7 चित्र नंबर 2.7 में दिखाया गया है। ऊर्ध्वाधर रेखा को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखा को क ख ग घ अंघ से अक्षरों में क ख ग घ अंघ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर वे ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अब ओ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। आगे देखते हैं। ये सभी विश्व के समय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं इस मैप में। इसमें अपना इंडिया 5.5 घंटा जो कि ग्रीनविच रेखा से आगे है। अब आप देखेंगे कि वृत्त ओ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका देशांतर और समय के बीच के संबंध को देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारक का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती हैं, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। चित्र नंबर 2.8 में आप देख सकते हैं। चित्र नंबर 2.8 ये है। ये इसको आप वीडियो को पॉज करके सही तरीक़ा से देखें और इससे कंक्लूजन निकालें। अब यहाँ से पढ़ाई होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में
उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। चलिए दोस्तों, कुछ हम मानक समय क्यों मानते हैं इनके बारे में जानते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री का मानक याम्योत्तर माना गया है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? यदि जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 समय मानकों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 वाले को अभी नहीं देखेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान है तो 0 डिग्री। प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के बीच नज़दीक लगभग। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, देशांतरों की कुल संख्या है तो 360। देशांतरों की कुल संख्या है 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर का। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर का। क्वेश्चन नंबर 3 के खाली स्थान वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर स्थित है। यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ पर आएगा, यानी दक्षिण। भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट में है। भारत का मानक याम्योत्तर जो कि ग्रीनिच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। 0 डिग्री याम्योत्तर को GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री याम्योत्तर को GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की स्थिति पोल यानी ध्रुव की तरफ घटती जाती हैं। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती जाती हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त यानी नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तर गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।